हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। हंसवानी कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन किया था और आशा करते हैं कि आपको ये दोनों के दोनों टॉपिक बड़े इजी तरीके से समझ में भी आए होंगे। जिन विद्यार्थियों ने विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन दो टॉपिकों का अध्ययन नहीं किया है तो वह पिछला लेक्चर जाकर अवश्य देखें, क्योंकि अगर आप विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत अच्छे से समझते हैं तो आज जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये आपको बड़े ही इजी तरीके से समझ में आने वाला है। क्योंकि ये जो आज का टॉपिक है वो पिछले वाले लेक्चर से बिल्कुल पूरी तरीके से कनेक्टेड है, या हम यूं ही कहें कि जो आज का टॉपिक है वो पिछले लेक्चर का एक सेकंड पार्ट है। और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। बेटा, विद्युत क्षेत्र रेखाओं को समझना है तो हमने आपको इसके अभी भी बताया था कि आपको विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करना पड़ेगा। तो हम थोड़ा सा एक बार रिवीजन के तौर पर विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को समझ लेते हैं। बाकी आपको अच्छे तरीके से समझना है, विस्तार पूर्वक समझना है तो आपको पिछला वीडियो देखना ही पड़ेगा। अगर आपको हम बताएं कि विद्युत क्षेत्र क्या था तो जल्दी से वो विद्यार्थी कमेंट करके बताएं जिनको विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन, विद्युत क्षेत्र का मतलब बहुत अच्छे से पता है, वो कमेंट करके जरूर बताएं। विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या पढ़ा था हमने कि मान लो हमारे पास कोई एक बिंदु आवेश है, कोई भी आवेश है, स्थिर आवेश है जो एक स्थान पर रखा हुआ है। तो यह जो स्थिर आवेश होता है, वैसे यहां बेटा एक आवेश भी हो सकता है या आवेश का इकट्ठा एक समुदाय हो सकता है। तो ये जो आवेश है वो अपने चारों ओर एक ऐसे क्षेत्र का निर्माण कर लेता है कि यदि कोई अन्य आवेश इसके अंदर प्रवेश करता है तो यह उस पर एक विद्युत बल लगाता है। यह कहलाता है विद्युत क्षेत्र। कि भैया हमारे पास कोई आवेश है और वह आवेश अपने चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र बना लेता है कि अगर कोई अन्य आवेश इसके अंदर प्रवेश करता है तो यह आवेश उस पर एक विद्युत बल लगाता है, जिसे हम उसका क्या बोलते थे फिर, विद्युत क्षेत्र। हम समझ लेते हैं कि वहां तक उस आवेश का विद्युत क्षेत्र फैला हुआ है। अगर हम आगे बात करें कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है तो वहां भी हमने यही सब पढ़ा था। थोड़ा सा बस अंतर है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, और वो अंतर क्या है बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब ये होता है कि हमारे पास कोई विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र के अंदर यदि हम एक परीक्षण धनावेश ले जाएं, किसी भी बिंदु पर, इस विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर यदि हम एक परीक्षण धनावेश रख देते हैं तो यह परीक्षण धनावेश इस आवेश के विद्युत क्षेत्र के कारण जितना भी बल का क्या करता है, अनुभव करता है, उससे हम उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आपको यहां तक की बात समझ में आई? बड़ा सिंपल सा काम है बेटा कि एक आवेश है, आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र निर्माण हो जाए जिसके कारण कोई अन्य आवेश अगर उसके अंदर प्रवेश करता है तो वह उस पर एक विद्युत बल लगाता है, वो कहलाता है विद्युत क्षेत्र।
और अगर उस आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंदर एक हम परीक्षण धनावेश रख दें, हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो परीक्षण आवेश होता है वो सदैव धनात्मक होता है, ये कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। तो इस विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर हम एक परीक्षण धनावेश रख दें तो परीक्षण धनावेश जितने भी बल का अनुभव करता है उससे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है बेटा, वो हर एक बिंदु पर अलग अलग होती है। ठीक है, चलो यहां तक की बात समझ में आई। तो आज हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना था? विद्युत क्षेत्र रेखाएं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अगर हम बात करें विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं क्या, कहां से आए, तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की सर्वप्रथम एक कल्पना जो की थी वो माइकल फैराडे ने की थी। आपको एक एक बात पता होनी चाहिए, किसने की थी बेटा? माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे ही वह वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कल्पना की थी। इन्होंने ये बताया कि मान लो हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र है, आप मान लेते हैं कि ये सब जो है ये वोल्ट के बराबर, यहां पर एक पूरा का पूरा एक विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र में एक स्वतंत्र एकांक धनावेश, परीक्षण धनावेश रखा हुआ है। मान लो हमने इस बिंदु पर एक परीक्षण धनावेश रख दिया, ये पूरा विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु पर हमने एक परीक्षण धनावेश रख दिया। अब आप सभी लोग जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र के अंदर जब भी हम परीक्षण धनावेश रखते हैं तो उस परीक्षण धनावेश पर एक बल कार्य करने लगता है। तो जैसे हमने इस विद्युत क्षेत्र के अंदर इस परीक्षण धनावेश को रखा तो इस पर एक बल कार्य करने लगा और एक बल कार्य करने के बाद ये इस विद्युत क्षेत्र के अंदर एक मार्ग पर चलने लगा। बात समझ में आ रही है? हमने आपसे बोला कि जैसे आपने विद्युत क्षेत्र के अंदर एक परीक्षण धनावेश रखा तो परीक्षण धनावेश पर इस विद्युत क्षेत्र के कारण एक बल लगा और इस बल के कारण ये परीक्षण धनावेश जो है वो इस विद्युत क्षेत्र के अंदर गति करने लगा। फिर वो एक पॉइंट पे नहीं रह सकता है, वह उस विद्युत क्षेत्र के अंदर घूमता रहेगा। यदि विद्युत क्षेत्र एक समान है, अगर मान लो यहां पर जो विद्युत क्षेत्र हमने निर्माण किया है, अगर ये विद्युत क्षेत्र एक समान है तो ये फिर परीक्षण धनावेश एक सीधी रेखा में गमन करता है। और यदि मान लो नहीं है एक समान तो ये परीक्षण धनावेश जो है वो एक वक्राकार पथ पर गमन करता है। और बेटा विद्युत क्षेत्र के अंदर परीक्षण धनावेश जिस वक्राकार पथ पर गमन करता है उस वक्राकार पथ को ही तो हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, लोग इसको समझते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा बहुत कठिन होने वाली, बिल्कुल कठिन नहीं है बेटा। आपको एक विद्युत क्षेत्र लेना है, उस विद्युत क्षेत्र में एक परीक्षण धनावेश को रख देना है और परीक्षण धनावेश जब आप उस विद्युत क्षेत्र के अंदर रखोगे तो उस परीक्षण धनावेश पर एक बल लगेगा। जो भी आपने आवेश उसके अंदर रखा है उस आवेश पर एक बल लगेगा और यह जब बल उस आवेश पर लगेगा तो वह आवेश एक मार्ग पर गति करता रहेगा। अगर मान लो वो आवेश एक समान पर विद्युत क्षेत्र एक समान है तो वह आवेश एक सीधी रेखा पे गमन करेगा। यदि विद्युत क्षेत्र समान नहीं है तो फिर वह आवेश एक किस पर गमन करने वाला है? एक वक्राकार पथ पर गमन करने वाला है। किस पर गमन करने वाला है? एक वक्राकार पथ पर, कि ये जो है वो एक वक्राकार पथ पर गमन करने वाला है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। और जब वो
आवेश गमन करता है तो गमन करते समय यहाँ पर जिस जिस रास्ते से होकर जाता है, अगर उस रास्ते पर हम एक रेखा खींच दें, एक वक्र बना दें, तो उसको ही तो हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा। क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अगर हम बात करें विद्युत क्षेत्र रेखाओं की, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं वो एक काल्पनिक रेखा है। वास्तव में ये रेखा बनती नहीं है, ये तो हमारे द्वारा खींची गई है। ये तो हमने देखा कि आवेश यहां से ऐसे ऐसे होकर जा रहा था, तो हमने उन सभी बिंदुओं, जहां से आवेश होकर जा रहा, उन सभी बिंदुओं पर एक रेखा खींच दी, उस रेखा को हम बोलने लगे विद्युत क्षेत्र रेखा है। लेकिन वास्तव में विद्युत क्षेत्र रेखा एक काल्पनिक रेखा है। लेकिन ये जो आवेश जिस क्षेत्र के अंदर चल रहा है, जिस विद्युत क्षेत्र में ये घूम रहा है, उस विद्युत क्षेत्र, वह विद्युत क्षेत्र लेकिन वास्तविक होता है, वह काल्पनिक नहीं होता है। तो आपको दो बातें यहां याद रखनी है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक होती हैं, जबकि विद्युत क्षेत्र हमेशा वास्तविक होता है। क्या याद रखोगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो काल्पनिक होती हैं, लेकिन विद्युत क्षेत्र सदैव वास्तविक होता है। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर हम दूसरी डेफिनेशन बना, देखो पहले एक डेफिनेशन आप ये बना सकते हो विद्युत क्षेत्र रेखा की, कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में, भाई विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी कहां? विद्युत क्षेत्र के अंदर, भाई विद्युत क्षेत्र के बाहर नहीं होंगी। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया चिकना काल्पनिक वक्र है। चिकना मतलब निष्कोण, कोई कोण नहीं हुआ, चिकना काल्पनिक वक्र है। मतलब ये जो वक्राकार मार्ग पथ बनाता है ये काल्पनिक है, वास्तव में वहां पर कोई क्षेत्र रेखा नहीं होती है, ये क्षेत्र रेखाओं की कल्पना की जाती है। तो चिकना काल्पनिक वक्र है जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। बात समझ में आ रही है? हमने आपसे बार बार बोला है विद्यार्थियों कि आपके लिए विद्युत क्षेत्र में जब किसी आवेश को रखते हो तो वह आवेश पर एक बल लगता है, इस बल के कारण वह आवेश जो है वो गति करने लगता है, और गति जिस जिस बिंदु से होकर करता है उस पर एक वक्र खिंच जाता है, एक वक्र बनता है, और उस वक्र को ही तो हम क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखा। उस पथ को ही तो हम क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखा। और ये डेफिनेशन है कि विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया चिकना काल्पनिक वक्र है जिसके किसी भी बिंदु पर, उस वक्र का, जैसे मान लो हमने ये वक्र बना लिया और इस वक्र का कोई भी बिंदु ले लो, जैसे हम मान लो अगर हमें पता करना है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, तो हम उस विद्युत क्षेत्र मतलब जो काल्पनिक वक्र आपने बना लिया जहां से गया, हमने जैसे मान लो इस बिंदु पर पता करना विद्युत क्षेत्र की दिशा, इस बिंदु पर पता करना विद्युत क्षेत्र की दिशा, इस बिंदु पर पता करना विद्युत क्षेत्र की। एक बिंदु ये है, यहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा पता करना है, एक ये है यहाँ पता करना है, एक ये है इस पे भी पता करना है, और इस पे भी पता करना है।
तो कभी भी हो अगर आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा पता करनी है तो उस वक्र पर एक स्पर्श रेखा डालते हैं। भाई अगर हम इस बिंदु पर स्पर्श रेखा डालें तो वो इस तरीके से होगी, इस बिंदु की स्पर्श रेखा इस तरीके से होगी, इस बिंदु की स्पर्श रेखा इस तरीके से होगी, इस बिंदु की स्पर्श रेखा इस तरीके से होगी। तो हमारे पास जो वक्राकार पथ बनता है उस वक्राकार पथ पर अगर हम किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वह सदैव विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, और इस वक्राकार पथ को हम क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। क्लियर हो रही है आपको बात? वक्राकार जो पथ बनता है विद्युत क्षेत्र के अंदर आवेश के गति के कारण, उस वक्राकार पथ को हम क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। और विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींच देते हैं तो वहां से हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा मिल जाती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं क्या? काल्पनिक रेखाएं होती हैं, लेकिन ये जो विद्युत क्षेत्र अगर बनाया गया है जो, वो कैसा होता है? वो वास्तविक होता है। आपको यहां तक की बात समझ में आ रही है? जिनको यहां तक की बात ठीक तरीके से समझ में आ चुकी है वो कमेंट करके जरूर बताएं। तो समझ में आई? अगर हम दूसरी डेफिनेशन बनाएं तो दूसरी डेफिनेशन क्या होगी? वैसे बेटा ये भी डेफिनेशन बढ़िया है, आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो हम बार बार पढ़ रहे हैं कि एक पथ बनता है, उस पथ को ही तो हम क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखा। जो आपने पथ बनाया है उस पथ को ही तो हम क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखा। तो हम क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र में दूसरी डेफिनेशन अगर हम बनाएं तो विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश, एकांक धनावेश पर लगने वाले बल से, लगने वाले बल से निर्मित पथ को, बल लगा तो वो गति करेगा, गति करेगा तो एक पथ का निर्माण होगा, जहां जहां से वो जाएगा वो रास्ता ही तो क्या है? पथ है। तो विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पर लगने वाले बल से निर्मित पथ को क्या बोलते हैं हम? विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। क्लियर? एक तो ये डेफिनेशन हो गई। आपको तो सिंपल सी बात याद रखनी है कि हमारे पास विद्युत क्षेत्र है, उस पर आपने एक आवेश रखा, वह आवेश पर वो है विद्युत क्षेत्र एक बल लगाएगा, जिससे रखा हुआ आवेश गति करेगा, और गति करने के बाद जिस मार्ग से होकर जा रहा है उस मार्ग को, उस पथ को ही तो हम उसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। सिंपल समझ में आई बात? कोई डाउट है आपको यहां से? चलो अब अगर हम बात करें तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं बनती कैसे हैं? अगर हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं की बात करें तो वो बनती कैसे है? मान लो हमारे पास जो विद्युत क्षेत्र रेखा होती है, इनकी एक आदत है, जैसे ये प्लस आवेश है, ये माइनस आवेश है। तो बेटा जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो सदैव धनात्मक आवेश से उत्पन्न होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव धनात्मक आवेश से उत्पन्न होती हैं और ऋणात्मक आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। कैसे? थोड़ा अपन सिंपल सा समझें कि मान लो हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, एक ये नेगेटिव चार्ज है, और इन दोनों का यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है। अब इनके विद्युत क्षेत्र पर हमने मान लो यहाँ पर एक परीक्षण धनावेश रख दिया, और परीक्षण आवेश जो होता है वो सदैव क्या होता है? धनात्मक। और हम पहले पढ़ के आ चुके हैं कि सजातीय आवेश मतलब धन वाले सजातीय होते हैं, ऋण वाले सजातीय होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव।
तो सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है और विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण बल लगता है। तो दिमाग लगाइए कि ये पॉजिटिव है और परीक्षण धनावेश भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये हमेशा यहाँ से इस पर एक प्रतिकर्षण बल लगाएगा कि नहीं, ये इसको हमेशा बाहर ढकेलेगा। लेकिन ये कैसा है, नेगेटिव, तो ये इसे अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा और यहां जाकर ये आवेश रुकेगा। तो बात हम सिंपल सी समझते कि सदैव जो आपका क्या होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो सदैव धनात्मक आवेश से उत्पन्न होती हैं और ऋणात्मक आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। ये सिंपल सी बात है। जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो सदैव खुले वक्र की होती हैं। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है। तो हमने आपसे क्या बोला, अगर हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण को पढ़ें, सबसे पहले अपन किसकी बात कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। एक एक पॉइंट को आप समझते चलना। किसकी बात कर रहे हैं हम, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। बात समझ में आ रही है। जैसे आप इंग्लिश में बोलोगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं। पहली बात, विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव धनावेश से उत्पन्न होती हैं। जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो सदैव कहां से उत्पन्न होती हैं, धनावेश से उत्पन्न होती हैं और कहां समाप्त होती हैं, ऋणावेश पर। अगर ऋणावेश आता है तो वहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं समाप्त हो जाती हैं, ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। क्लियर। हमने पहला गुण आपको क्या बताया, पहली प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो सदैव धनावेश से उत्पन्न होती हैं। और अभी हमने आपको समझाया था कि ये पॉजिटिव से उत्पन्न होंगी और जाकर कहां समाप्त हो जाएंगी, नेगेटिव पर हो जाएंगी। तो ये सदैव धनात्मक पर, धनावेश से उत्पन्न होती हैं और ऋणावेश पर क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। दूसरी अगर हम बात करें, अगर आवेश एकल है, एकल का मतलब क्या होता, अकेला एक आवेश है, या तो वहां ओनली पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है या फिर वहां पर ओनली नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है। तो एकल आवेश में धनावेश की विद्युत क्षेत्र रेखा, धनावेश की विद्युत क्षेत्र रेखा अनंत पर समाप्त होती है। हमने बोला एकल आवेश में, अगर एकल आवेश है, एक आवेश है, तो जो धनावेश की विद्युत क्षेत्र रेखा होगी वो अनंत पर समाप्त होती है। लेकिन ऋणावेश में, जो ऋणावेश की होने वाली है विद्युत क्षेत्र रेखा, ऋणावेश की
विद्युत क्षेत्र रेखा अनंत से उत्पन्न होती है, अनंत पर लिखते हैं अपन, अनंत पर उत्पन्न होती है, सॉरी इसको से ही करते हैं, अनंत से उत्पन्न होती है। हमने आपसे क्या बोला है कि भैया एकल आवेश की जब स्थिति बनेगी, अकेला आपको एक आवेश मिलेगा, या तो वो आपको पॉजिटिव दे दें या आपको वो क्या दे दें, नेगेटिव दे दें। अगर आपको पॉजिटिव दिया है तो उसकी विद्युत क्षेत्र रेखा अनंत पर समाप्त होने वाली है, और अगर आपको उन्होंने नेगेटिव दे दिया तो उसकी विद्युत क्षेत्र रेखा अनंत से उत्पन्न होने वाली है। बात समझ में आ रही है कैसे? जैसे मान लो हमारे लिए एक पॉजिटिव दिया, तो ये इसकी जो विद्युत क्षेत्र रेखा निकलेंगी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखा की अपन ने जो पहली प्रॉपर्टीज पढ़ी है उसमें क्या लिखा है कि विद्युत क्षेत्र रेखा सदैव धनावेश उत्पन्न होगी। अब यहाँ अकेला आवेश है तो यहाँ से उत्पन्न तो हो गई, भाई समाप्त कहाँ होंगी? ये ऋणावेश पर, और कहीं यहाँ ऋणावेश नहीं दिख रहा, मतलब ये अनंत तक चलेंगी। अनंत का मतलब है इसके विद्युत क्षेत्र के बाहर जो चीज है वो अनंत है। भाई कंडीशन तो ये कहती है कि धनावेश उत्पन्न होगी और ऋणावेश पर क्या होगी, समाप्त। तो भैया यहां पर ऋणावेश कहीं नहीं दिया गया है, तो हमें तो ये लगेगा कि ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो कहां होंगी, अनंत पर जाकर रुकेंगी, ये तो चलती जाएंगी। कब? लेकिन एकल आवेश से मतलब हमारे पास ओनली एक ही चार्ज है, तो ये विद्युत क्षेत्र रेखा जो होगी धनावेश वाली वो अनंत पर समाप्त होगी, इसमें से निकलती रहेंगी। दूसरी अगर हम बात करें, मान लो हमारे पास एकल आवेश में धनावेश ना होकर ऋणावेश है, मतलब हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। तो बेटा नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, हमने अभी पढ़ा है ऊपर वाली जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है कि विद्युत क्षेत्र रेखा धनावेश से उत्पन्न होगी और ऋणावेश पर आकर क्या होगी, समाप्त। तो ऐसा नहीं हो सकता, हमें लगेगा कि जितनी भी क्षेत्र रेखाएं होगी वो ऋणावेश पर समाप्त होने की प्रयास करेंगी, ऋणावेश पर समाप्त होंगी। तो जब यहाँ पर हमारे पास एकल आवेश है ऋणावेश, तो ये तो यहाँ समाप्त हो रही, तो उत्पन्न कहाँ हुई है? भाई पॉजिटिव तो कहीं हमें बताया नहीं गया, तो हम तो यही मानेंगे कि वो कहाँ से उत्पन्न हुई है, अनंत से उत्पन्न होती है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि एकल आवेश की जब कंडीशन बनेगी तो उस एकल आवेश की कंडीशन में धनावेश की विद्युत क्षेत्र रेखा अनंत पर जाके समाप्त होगी और ऋणावेश की विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होगी वो सदैव अनंत से उत्पन्न होगी। आपको यहां तक की बात अच्छे से समझ में आ रही है? तीसरी बात, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो तीसरी प्रॉपर्टीज है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। जो आपकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। क्लियर? अब आपकी बात में आपके दिमाग में एक बात जाएगी कि आखिर क्यों नहीं करती हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद। देखो यहां समझे अपन, जैसे मान लो एक विद्युत क्षेत्र रेखा ये है, भाई वक्र है ये तो अभी अपन ने पढ़ा था, और एक विद्युत क्षेत्र रेखा ये है। अब यहां पर ये दोनों क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद। तो भाई ये जो बिंदु है वो इस विद्युत क्षेत्र रेखा के अंतर्गत भी आ रहा है और ये जो बिंदु है वो इस विद्युत क्षेत्र रेखा के अंतर्गत भी आ रहा है।
और जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो उस टाइम पर हमने देखा था कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर अगर हम एक क्या खींच दें, स्पर्श रेखा, तो वहाँ पर हमारे लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा मिल सकती है। अब ये अगर हम इसके अकॉर्डिंग, इस वाली क्षेत्र रेखा के अकॉर्डिंग अगर हम इसकी स्पर्श रेखा खींचे तो वो कहाँ जाने वाली है, इस तरीके से जाएगी। मतलब इसके हिसाब से विद्युत क्षेत्र ऐसा होने वाला है। और अगर हम इस वाली रेखा के अकॉर्डिंग क्या खींचे, स्पर्श रेखा इसके बिंदु पर, तो इसकी स्पर्श रेखा इस तरीके से होकर जाने वाली है। मतलब इस वाली विद्युत क्षेत्र रेखा के हिसाब से विद्युत क्षेत्र की दिशा इस ओर होने वाली है, इस वाली विद्युत क्षेत्र की हिसाब से विद्युत क्षेत्र की दिशा इस ओर होने वाली है। तो क्या एक बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशाएं हो सकती हैं? कभी नहीं हो सकती भाई। एक ही बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशाएं कैसे हो सकती? एक बोल रहा है इस तरफ है विद्युत क्षेत्र की दिशा, एक बोल रहा है इस तरफ है विद्युत क्षेत्र की दिशा। ये तो गलत बात है। इसका मतलब है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। आपको तीन प्रॉपर्टीज इसकी समझ में आई हैं। पहली प्रॉपर्टीज क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव धनावेश से उत्पन्न होगी और ऋणावेश पर क्या हो जाएंगी, समाप्त। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर मान लो हमारे पास एकल आवेश है, एक ही आवेश है, या तो पॉजिटिव अकेला है या फिर क्या है नेगेटिव अकेला है, तो पॉजिटिव की स्थिति में मतलब धनावेश की स्थिति में विद्युत क्षेत्र रेखा अनंत पर समाप्त होगी। लेकिन अगर ऋणावेश है तो ऋणावेश की स्थिति में विद्युत क्षेत्र रेखा अनंत से उत्पन्न होगी। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। और प्रतिच्छेद ना करने का सबसे बड़ा कारण है कि अगर ये प्रतिच्छेद करती तो एक बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं मिलती और एक बिंदु पर दो डायरेक्शन कभी भी संभव नहीं है। इसलिए ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। बात क्लियर यहां तक सभी की? तीसरी बात, चलो ये तीसरी प्रॉपर्टीज क्या होती है वो समझते हैं। तीन आपको ये समझ में आ गई हैं। तीसरी प्रॉपर्टी जो होती है कि विद्युत जो क्षेत्र रेखाएं हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं खिंची डोरी की भांति जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो खिंची डोरी की भांति। आ रही बात समझ में? सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। इसलिए विजातीय आवेश में विजातीय आवेशों में विजातीय आवेशों में आकर्षण बल लगता है या आकर्षण होता है। मतलब जब आवेश विजातीय मिल हो, अब एकल की बात नहीं हो रही, यहां पर अपन दो आवेशों की बात कर रहे हैं। तो जब आवेश दो होते हैं और खास तौर से क्या होते हैं, विजातीय होते हैं, तो वो जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो हमेशा सिकुड़ने की क्या करती हैं, चेष्टा करती हैं, प्रयास करती हैं। और बेटा जब सिकुड़ेगी तभी तो वो एक दूसरे के पास आएंगी। मतलब अगर एक पॉजिटिव है और एक क्या है, नेगेटिव है,
तो इसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं पता है कैसे चलने वाली हैं। इसकी विद्युत क्षेत्र रेखा यहाँ से उत्पन्न होगी, यूं जाके समाप्त होगी, उत्पन्न होगी ऋणावेश पर, क्योंकि अभी पढ़ा अपन ने धनावेश उत्पन्न होगी। ये अगली वाली हुई, फिर समाप्त होगी यहाँ पर। ये वाली हुई, ये यहाँ समाप्त होगी। कुछ यहाँ से उत्पन्न होंगी, यूं चलेंगी, यहाँ जाकर क्या होंगी, समाप्त होंगी। कुछ यहाँ से यूं चलेंगी, यहाँ जाकर क्या होंगी, समाप्त होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो खिंची डोरी की बात है। जैसे अपन एक डोरी को खींचते हैं तो हमने देखा वो डोरी हमेशा सिकुड़ने का क्या करती है, प्रयास। हम जरूर यहाँ बल लगा रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे लिए वो डोरी जो है वो यहाँ सिकुड़ने का क्या कर रही है, प्रयास। तो ऐसे यहाँ पर होता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं खिंची डोरी की भांति सिकुड़ने का क्या करती हैं, प्रयास करती हैं, इसलिए विजातीय आवेशों में आकर्षण बल लगता है। अगली अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है वो क्या है कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत दूर हटने की चेष्टा करती हैं। चेष्टा मतलब प्रयास करती हैं। कब? लेकिन विद्युत क्षेत्र रेखा अपनी लंबाई के लंबवत दूर हटने की चेष्टा करती हैं, इसलिए सजातीय आवेशों में क्या होगा, जब दूर हटेंगी तो कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण। सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। मान लो हमारे पास यहां पर जो दो आवेश हैं वो कैसे हैं, सजातीय हैं, मतलब या तो पॉजिटिव पॉजिटिव हैं या दोनों के दोनों क्या है, नेगेटिव हैं। तो उस कंडीशन में जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हम बनाएंगे वो अपनी लंबाई के लंबवत वो दूर हटने की क्या करेंगी, चेष्टा करेंगी, दूर हटने का प्रयास करती हैं। और जब वो दूर हटने का प्रयास करेंगी तो उनके बीच में कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगने वाला उनके बीच में, प्रतिकर्षण बल लगने वाला है। तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टीज हो गई, चौथी प्रॉपर्टीज हो गई। अगर हम बात करें पांचवी, विद्युत क्षेत्र रेखा जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं यदि सघन होती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं यदि सघन हैं जो हमारे पास विद्युत क्षेत्र रेखाएं यदि बहुत सघन है मतलब बहुत पास पास हैं, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं यदि सघन हैं तो वहां विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, वहां का विद्युत क्षेत्र क्या है, प्रबल होता है। और यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं विरल हैं, यदि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं विरल मतलब बहुत दूर दूर हैं, विरल हैं, यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, विरल हैं, तो वहां विद्युत क्षेत्र क्षीण, क्षीण जिसको हम बोलते हैं कमजोर, तो आप कमजोर भी लिख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र कमजोर होता है।
मतलब आपके पास अगर कहीं विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपको बताई गई हैं और अगर वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बहुत पास पास में हैं तो आप समझ जाओ कि वहां पर विद्युत क्षेत्र क्या होने वाला है, बहुत प्रबल होने वाला है। और यदि यही विद्युत क्षेत्र रेखाएं कुछ बहुत दूर दूर हैं, मतलब विरल हैं, तो वहां पर विद्युत क्षेत्र जो है वो कमजोर होने वाला है। बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगली अगर हम बात करें, एक प्रॉपर्टीज और हम याद रखते हैं, यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं समांतर एवं समदूरस्थ है, एवं समान दूरी पर है, आप ऐसे लिख सकते हो। समान दूरी पर हैं तो वहां विद्युत, तो वहां एक समान विद्युत क्षेत्र होता है। वहां पर कैसा विद्युत क्षेत्र होता है? एक समान विद्युत क्षेत्र होता है कि हमारे लिए अगर कहीं पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक तो एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए, साथ में वो समदूरस्थ होनी चाहिए, मतलब समान दूरी पर होनी चाहिए। जैसे मान लो हमने एक विद्युत क्षेत्र रेखा का ये निर्माण किया, एक विद्युत क्षेत्र रेखा अगर हमने ये बनाई और एक विद्युत क्षेत्र रेखा ये बनाई और एक विद्युत क्षेत्र रेखा ये बनाई, तो ये जो विद्युत क्षेत्र रेखा है एक तो एक दूसरे के बिल्कुल समांतर होनी चाहिए, साथ में इन दोनों के बीच की दूरी कैसी हो? समान। तो वहां हम समझेंगे कि वहां पर जो विद्युत क्षेत्र है वो कैसा है? एक समान है। मतलब इस बिंदु पर भी वैल्यू उतनी है, यहाँ के बिंदु पर भी उतनी है, यहाँ के बिंदु पर भी विद्युत क्षेत्र की वैल्यू उतनी ही होने वाली है। लेकिन यदि ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरीके से है, तो ऐसे कंडीशन में हम ये समझेंगे कि यहाँ का जो विद्युत क्षेत्र है वो एक समान नहीं है, यहाँ का जो विद्युत क्षेत्र है वो असमान है। कहीं विद्युत क्षेत्र का मान अधिक हो सकता है तो कहीं विद्युत क्षेत्र का मान कम हो सकता है। इसलिए बेटा इस वाली प्रॉपर्टीज को याद इसलिए रखना है अभी, क्योंकि आगे चल के जब हम डेरिवेशन करेंगे तो एक समान विद्युत क्षेत्र को समांतर रेखाओं द्वारा दर्शाएंगे। अगर हमें एक समान विद्युत क्षेत्र बनाना है तो वहां पर हमेशा हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं को एक दूसरे के कैसे बनाएंगे? बिल्कुल समांतर और साथ में समदूरस्थ बनाएंगे। तो आपके लिए ये 6 प्रॉपर्टीज याद रखनी है विद्युत क्षेत्र रेखाओं की। थोड़ा सा हम रिवीजन कर लें क्या होती हैं। पहली बात हमने क्या बोली थी कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो सदैव धनावेश से उत्पन्न होती हैं और ऋणावेश पर जाकर समाप्त हो जाती हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो जो एकल आवेश होता है, एकल आवेश के लिए अगर वो हमारे पास एकल आवेश धनावेश है तो उसकी विद्युत क्षेत्र रेखा अनंत पर समाप्त होगी, और यदि एकल आवेश ऋणावेश है तो उसकी विद्युत क्षेत्र रेखा अनंत से उत्पन्न होगी। तीसरी अगर हम बात करें तो जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, और इसका क्या कारण है कि अगर वो एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो एक बिंदु पर हमें फिर 2 विद्युत क्षेत्र की दिशाएं मिल सकती हैं, जो कि असंभव है। अगली अगर हम बात करें तो जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो विद्युत क्षेत्र रेखा खिंची डोरी की भांति सिकुड़ने का क्या करती हैं? प्रयास करती हैं। इसलिए विजातीय आवेशों में कौन सा बल लगता है? आकर्षण बल लगता है। और जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो अपनी लंबाई के लंबवत दूर हटने की भी चेष्टा करती हैं, इसलिए सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण बल लगता है।
विद्युत क्षेत्र रेखाएं यदि सघन है, कहीं पर हमारे लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं बहुत पास पास दिख रही हैं, तो वहां विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, प्रबल होता है। और यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, विरल है, मतलब बहुत दूर दूर है, विरल का मतलब होता पास पास ना होना, दूर दूर होना, तो फिर वहां पर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो क्षीण मतलब कमजोर होता है। और यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं समांतर हैं, साथ में क्या है, समान दूरी पर है, तो वहां एक समान विद्युत क्षेत्र का निर्माण होता है। आपको यहां तक की बात समझ में आ रही है सभी को? तो ये हमारे लिए क्या विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण होते हैं। क्लियर? तो आपको यहाँ तक का बहुत अच्छे से अध्ययन करना है। अगर आपके लिए कोई समस्या है तो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। साथ में चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के लिए शेयर करना है, ताकि बाकी लोगों को भी फिजिक्स बड़े इजी तरीके से सीखने को मिल सके। साथ ही कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा।